जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय के बारे में जाना था, कुछ नेशनल इनकम के बारे में जाना था। इसके दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में हमने इसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि राष्ट्रीय आय एक्चुअली में होती क्या है। राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमने जाना था कि राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, देश। राष्ट्र का क्या मतलब होता है? राष्ट्र का मतलब मैंने आपको दोस्तों बताया था देश, और देश किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? नागरिकों से। तो नागरिकों की जो दोस्तों एक इनकम भी होती है, सैलरी भी होती है, नागरिक कुछ ना कुछ कमाते हैं, तो इनकी आय भी होती है। तो देश में रहने वाले नागरिकों की जो आय होती है उसी को हम दोस्तों राष्ट्र की आय कहते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट बताया था। और साथ ही साथ में दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, घरेलू उत्पाद क्या होता है। राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बताया था कि दोस्तों इसमें कोई भी देश की सीमा के बारे में बात नहीं करते हैं, और इसमें आप कह सकते दोस्तों देश के जो भी राष्ट्रीय अगर उत्पाद के बारे में हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय उत्पाद में दोस्तों आपके जो भी केवल केवल इसमें देश के नागरिकों को ही जोड़ा जाता है। केवल दोस्तों केवल देश के नागरिक जो उत्पादन करते हैं, उसी को हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। चाहे आपका दोस्तों अ, जैसे मान के चलो, चाहे आपका भारत में उत्पादन हो, भारत के लोग हों, और चाहे दोस्तों आपके विदेश में हो, भारत के लोग। केवल दोस्तों देश के ही लोगों का जो उत्पादन होता है उसको ही हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसी तरीके से एक मैंने दोस्तों आपको बताया था घरेलू उत्पादन। घरेलू उत्पादन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताया था कि इसमें देश के अंदर ही उत्पादन किया जाता है। देश के अंदर आपके भारत के नागरिक भी होते हैं और विदेशी लोग भी होते हैं। इनके उत्पादन को ही हम दोस्तों घरेलू उत्पादन कहते हैं। जैसे आपकी आपका दोस्तों जियो कंपनी भी है, और साथ ही में दोस्तों आपकी एलजी कंपनी है, जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है, और ये दोनों आपके देश के अंदर ही जो भी उत्पादन करेंगे उसको हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है दोस्तों? यह केवल देश के नागरिक जो होते हैं वो जो उत्पादन करते हैं उसको हम राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इनके बारे में भी जाना था, और साथ में दोस्तों मैंने आपको अंतिम वस्तुओं के बारे में भी बताया था, जिसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, और सॉरी दोस्तों, अंतिम वस्तुओं को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। अंतिम वस्तुओं के बारे में हमने जाना था जिन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं, और साथ में दोस्तों हमने एक टर्म्स के बारे में और जाना था जिसे हम इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं के नाम से जानते हैं। फाइनल गुड्स दोस्तों वो होती हैं जो कि बाजार में बिकने के लिए खड़ी हुई होती हैं, यानी कि जो दोस्तों बाजारों में तैयार करके उनको बेचने के लिए लाया जाता है, वो आपकी अंतिम वस्तुएं होती हैं। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में। और हमारी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुओं का प्रयोग जो दूसरी वस्तु के निर्माण में हो रहा हो। अंतरिम ये आपकी दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम दूसरी वस्तु के निर्माण में करते हैं, वो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाती हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने इन टर्मों के बारे में जाना था, और आपको साथ ही साथ में एक टर्म के बारे में और जाना था कि जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम जो होती है, इसको हम जो निकालते हैं, निकालने के लिए हम दोस्तों राष्ट्रीय आय हो गया, आपकी चाहे जीडीपी हो गया दोस्तों, इनको निकालते हैं तो हमें हमें इसमें जो मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं, इनके प्राइस को हम नहीं जोड़ते हैं। मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, इनके प्राइस को हम नहीं जोड़ते हैं। और जो इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों आपके राष्ट्रीय आय या आपके जीडीपी में, वो आपका दोस्तों फाइनल गुड्स से ही शामिल किया जाता है, यानी अंतिम वस्तुओं को ही इसमें शामिल किया जाता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों हम राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से दोस्तों, जैसे हमें अगर यूपीएससी का पेपर निकालना है, यूपीएससी अगर क्रैक करना है, तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें कुछ दोस्तों मान के चलो, सबसे पहले अगर हम तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की, फिर उसके बाद दोस्तों हम जीएस पेपर 1 की करेंगे, जीएस 2 की करेंगे, जीएस 3 की करेंगे। इन इस तरीके से दोस्तों हमें इन चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ती है, तब हम अपने
यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि यूपीएससी तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए या राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें सबसे पहले जीडीपी के बारे में दोस्तों जीडीपी आनी चाहिए, जीडीपी क्या होता है। दूसरा टर्म है दोस्तों एनडीपी क्या होता है, एनडीपी के बारे में भी जानना चाहिए। और तीसरा टर्म है जो हमारा दोस्तों जीएनपी के बारे में भी हमें आना चाहिए, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चौथा है एनएनपी क्या होना चाहिए, एनएनपी के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपको एक टर्म और बता देता हूँ, जैसे कि आप मान के चलो आपका घर यहाँ पर है दोस्तों, आपका घर यहाँ पर है और हमको जाना है हॉस्पिटल में। ये दोस्तों हमारा ये हॉस्पिटल हो गया। और अगर हमको यहाँ हॉस्पिटल में जाना है तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो डायरेक्ट जाने के लिए सबसे पहले हम इस रास्ते पे पहले हमारे जो घर, यानी कि हमारे घर से जो रास्ता है एक नॉर्मल टाइप का, वहाँ जाएंगे। फिर सड़क पे यानी कि यहाँ पर चौराहा पड़ेगा, वहाँ चौराहे पर जाएंगे। चौराहे पर जाने पर फिर हमको दोस्तों फिर हमको कोई बस के द्वारा किसी साधन के द्वारा फिर जाएंगे। फिर उसके बाद जब दोस्तों हम यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर टैक्सी पकड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें राष्ट्रीय आय निकालने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों हमको जीडीपी आनी चाहिए, यानी ये आपका टेढ़ा रास्ता है, फिर उसके बाद मंजिल पर यानी कि राष्ट्रीय आय पर हम पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको राष्ट्रीय आय निकालना पड़ता है। अगर राष्ट्रीय आय जो होती है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय आपकी दोस्तों एनएनपी ही होती है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए जीडीपी से, और फिर दोस्तों जीडीपी से फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे एनएनपी पर। जीडीपी से निकालते हुए फिर हम जीडीपी से फिर एनएनपी तक पहुंचेंगे। अगर हम दोस्तों सबसे पहले टर्म के बारे में बात करें जीडीपी, अब दोस्तों हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जीडीपी एक्चुअली में होता क्या है, जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो जीडीपी जो है ये आपकी तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म जो हो जाती है वो होती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दोस्तों तीन टर्म से मिलकर बना होता है आपका जीडीपी, जो कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रॉस को हम सकल कहते हैं, और डोमेस्टिक को हम हिंदी में घरेलू कहते हैं, और प्रोडक्ट को हम उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्पाद, अगर हम दोस्तों बात करें उत्पाद उत्पाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों उत्पाद क्या होता है मैंने आपको बताया भी था। अगर हम दोस्तों उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो उत्पादन क्या होता है, उत्पादन उत्पादन दोस्तों जो होना चाहिए वो आपका फाइनल फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों जो होता है, जो अंतिम उत्पाद होता है, ये आपका कौन सा होता है, ये आपकी कोई भी वस्तु बनकर मार्केट में अ, जो वस्तु बनकर मार्केट में जो पहुंचती है, या जो भी वस्तु मार्केट में पहुंच रही है उनका ही मूल्य हम जोड़ते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट में हम जो भी वस्तु कोई भी वस्तु मार्केट में बनकर अगर पहुंच रही है उसके मूल्य को ही हम फाइनल प्रोडक्ट में जोड़ते हैं। और जो उत्पादन दोस्तों हमारे देश के अंदर सिर्फ उत्पादन जो होता है वो सिर्फ दो वस्तुओं का ही होता है। जो दोस्तों उत्पादन होता है वो सिर्फ दो वस्तुओं का होता है, दो चीज़ों का ही होता है। एक आपकी वस्तु हो गई, चाहे गुड्स हो गई एक, और एक दोस्तों आपकी सेवा हो गई। इन दो चीज़ों का ही दोस्तों उत्पादन होता है, और इनमें हम इन वस्तुओं में दोस्तों सिर्फ जीडीपी में सिर्फ हम अंतिम उत्पादन को ही जोड़ेंगे। अंतिम उत्पादन क्या होता है, ये आपका कोई भी वस्तु जब बनकर जब मार्केट में पहुंच जाती है तो उसके मूल्य को ही हम हमारी जीडीपी में जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा कि जो उत्पादन होता है वो दोस्तों आपका दो चीज़ों का होता है, एक वस्तुओं का, एक सेवा का। और हम उत्पादन में किसकी बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा उत्पादन होता है हम उत्पादन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पादन की ही बात करते हैं। अंतिम उत्पादन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ये दोस्तों अंतिम उत्पादन जो होता है वो आपकी अंतिम उत्पादन जो बाजार में बिकने के लिए कोई भी वस्तु खड़ी हुई होती है, बाजार में दोस्तों बेचने के लिए, बाजार में बिकने के लिए कोई भी वस्तु खड़ी हो, वही आपका दोस्तों अंतिम उत्पादन होता है। बाजार में बिकने के लिए जो खड़ी हुई होती है वो आपकी दोस्तों अंतिम यानी फाइनल उत्पादन होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक यानी घरेलू।
घरेलू के बारे में बात करें तो घरेलू का मैंने आपको पहले ही बताया था, घरेलू उत्पादन क्या होता है। घरेलू का मतलब होता है दोस्तों एक देश की सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर जो भी दोस्तों उत्पादन हुआ होता है उसी को हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। तो यही है दोस्तों, देश की सीमा में हुए उत्पादन को ही हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये आपका दोस्तों घरेलू उत्पादन कैसा होना चाहिए। घरेलू उत्पादन देश की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे आपका दोस्तों, चाहे आपका, मैंने एग्जांपल भी देख के बताया था कि दोस्तों आपका एक जियो कंपनी है, ये भी आपका देश के अंदर आपका उत्पादन करती है। एक दोस्तों एलजी कंपनी है, ये भी देश के अंदर उत्पादन कर रही है। तो इनके जो दोस्तों, ये इनके जो आपके जो उत्पादन होंगे उनको हम घरेलू उत्पादन में जोड़ते हैं, घरेलू उत्पादन कहते हैं। इस घरेलू उत्पादन को भी हम जीडीपी में जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, ग्रॉस यानी सकल क्या होता है। सकल के बारे में बात करते हैं। तो सकल जो होता है दोस्तों वो कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ये दोस्तों जो होता है आपका आपका दोस्तों कुल मौद्रिक मूल्य होता है, यानी कि कुल मौद्रिक मूल्य को आप कह सकते हो किसी भी वस्तु की कीमत। कुल कुल मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, टीएमबी का मतलब क्या होता है आपका। टीएमबी का मतलब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पैसे में जो कीमत होती है उसको ही हम कहते हैं, पैसे में जो कीमत होती है उसी को हम दोस्तों कहते हैं कुल मौद्रिक मूल्य। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो हम भारत में अगर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हमको एक साल लेते हैं। हमें अगर दोस्तों भारत में अगर जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हम एक साल, अगर हमें भारत में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें दोस्तों पूरी एक साल लेना पड़ता है। यानी कि एक साल के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है उसको हम दोस्तों उस उत्पादन को जोड़ते हैं। जैसे मान के चलो, अगर हम दोस्तों एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें तो जीडीपी होता क्या है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा, मान के चलो ये हमारा देश है। ये हमारा देश है दोस्तों, यानी कि जो भी देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारे देश के अंदर, मान के चलो दोस्तों 10 पेन बने। आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारे देश के अंदर 10 पेन बने, यानी हमारे पूरे देश में 10 पेन बने। और ये 10 पेनों का ही सिर्फ उत्पादन हुआ है हमारे देश के अंदर, 10 पेनों का ही उत्पादन हुआ है। मान के चलो दोस्तों हमारे देश के अंदर 10 पेनों का उत्पादन हुआ है। और एक पेन के उत्पादन का जो एक हमारा जो पेन है, एक पेन एक पेन का उत्पादन एक पेन के उत्पादन की कीमत आपकी 10 रुपये है। मान के चलो दोस्तों हमारे पूरे देश के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर 10 पेनों का उत्पादन हुआ है, जिसमें से एक पेन के उत्पादन की कीमत 10 रुपये है। तो दोस्तों हमारे, यानी आप कह सकते हो अगर हम दोस्तों बात करें अगर, तो 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत कितनी हो जाएगी। 10 गुना, 10 गुना पेन के कीमत की, 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत, 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत भी दोस्तों 10 गुना बढ़ जाएगी। तो हमारी जो आपकी, जो दोस्तों 10 गुना हमारी जो कीमत बढ़ेगी वो आपकी दोस्तों मान आपकी 100 हो जाएगी। यानी हमारे 10 पेन का उत्पादन हो रहा है तो दोस्तों 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रुपये हो जाएगी। तो जो 100 रुपये है वो दोस्तों हमारी जीडीपी है। 100 रुपये जो है वही हमारी दोस्तों जीडीपी है, ये जो हमने निकाली है। यानी कि जो जितना रुपया निकला है वही हमारा जीडीपी है। अगर हम दोस्तों डेफिनेशन में अगर इसको समझें तो आप कह सकते हो कि हमारे देश की सीमा में एक साल में जितने रुपए का सामान बना है, चाहे दोस्तों आपका 100 रुपये का सामान बना हो चाहे कितने का भी, तो यही चीज़ आपकी डेफिनेशन है। आपको दोस्तों डेफिनेशन में भी एक पॉइंट आपको इजी वे में ये बता दे रहा हूँ कि देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर, हमारे देश की सीमा में एक साल, एक साल में जितने रुपए का सामान बना है
जितने रुपए का सामान बना है उसी को हम दोस्तों जीडीपी कहते हैं। वही पॉइंट आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों यही डेफिनेशन में आपके ये सभी पॉइंट लिखे हैं, वो अगर इजी वे में दोस्तों मैंने ये आपको समझाया है। तो यही दोस्तों हमारी जीडीपी होती है कि अगर हम हमारे यही पॉइंट दोस्तों हमको समझना है कि 10 पेन का हमारे भारत में यानी कि हमारे देश के अंदर 10 पेनों का उत्पादन हुआ है। अगर एक पेन के उत्पादन की कीमत 10 रुपये है, अगर एक पेन के उत्पादन की कीमत 10 रुपये है, तो हमारी दोस्तों जो अगर 10 गुने पेन के उत्पादन की कीमत भी 10 गुना ही बढ़ेगी, तो हमारी जो दोस्तों जीडीपी हो जाएगी वो 100 रुपये हो जाएगी। उसी को दोस्तों हम जीडीपी कहते हैं। उसी को यानी कि हम दोस्तों जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश की सीमा के अंदर एक साल में जितने रुपए का सामान बनता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन है कि किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि हमारी जीडीपी क्या होता है कि दोस्तों प्राइस प्राइस और आपके जो यानी कि वस्तुओं के प्राइस, और जो भी वस्तुओं का जो वस्तु बनी है, यानी वस्तुओं की कीमत, और दोस्तों जितनी वस्तुएं बनी है उसके गुणनफल को ही हम जीडीपी कहते हैं। यानी मान के चलो हमारी दोस्तों एक पेन की कीमत 10 रुपये थी। तो हमारी दोस्तों ये आपकी पेन की कीमत हो गई, और क्वांटिटी हमारी 10 पेनों का उत्पादन किया जा रहा था। तो 10 पेनों का उत्पादन किया जा रहा था, यानी कि आप कह सकते हो 10 गुना पेनों का उत्पादन हुआ है। तो 10 × 10 आपका 100 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारी दोस्तों जीडीपी हो जाएगी। अब दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और एक मैंने दोस्तों जो पॉइंट समझाया कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी किसी देश की उत्पादन की क्षमता को हम जीडीपी कहते हैं, यानी कि उस देश में कितना उत्पादन हो रहा है दोस्तों, उसको ही हम जीडीपी कहते हैं। अब दोस्तों अब मान के चलो कि अब आपको समझना है कि जीडीपी आपकी बढ़ती कैसे है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे एक साल यानी आप मान के चलो कि आपके दोस्तों एक साल के अंदर 10 पेन का उत्पादन हो रहा था, फिर अगली साल के अंदर दोस्तों आपका 20 पेन का उत्पादन हो जाए। मान के चलो दोस्तों 20 पेन का उत्पादन हो जाए। अगर 20 पेन का उत्पादन हो जाता है तो दोस्तों हमारी जो जीडीपी बढ़ जाएगी, अब 20 गुना बढ़ जाएगी। तो यानी कि एक पेन का जो दोस्तों हमारी कीमत थी वो 10 रुपये थी। तो 20 पेन की जो कीमत हो जाएगी वो आपकी दोस्तों 20 ये पेन हो गई, और एक पेन की दोस्तों 10 रुपये कीमत थी, तो 20 पेन की कीमत आपकी 200 रुपये हो जाएगी। तो अब दोस्तों हमारी जो जीडीपी में दोस्तों हमारी जो 20 गुना हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो यही पॉइंट है दोस्तों आपके। अगले साल हमारी जो जीडीपी हो जाएगी वो दोस्तों 100 हो जाएगी। तो जीडीपी जो होती है दोस्तों, जीडीपी आप कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर कितना सामान बन रहा है। यही चीज़ हमें दोस्तों जीडीपी बताती है। पहले हमें दोस्तों 10 पेन का उत्पादन हो रहा था, यानी पहले हम 10 पेन बना रहे थे, अब दोस्तों हम 20 पेन बना रहे हैं। तो यही दोस्तों देश के अंदर कितना सामान बन रहा है, यही चीज़ हमारी दोस्तों बताती है जीडीपी। तो वही दोस्तों पॉइंट है, ये जीडीपी किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यानी आप कह सकते हो दोस्तों इजी वे में कि जीडीपी क्या होता है, कि जीडीपी देश के अंदर बनने वाले सामान के बारे में बताती है, और कि कितना सामान बनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि जीडीपी, आपने एक पॉइंट में दोस्तों ये भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी घट रही है। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको लगे हाथ बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है, अगर दोस्तों हमारी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश के अंदर सामानों का जो उत्पादन हो रहा है वो भी, उसमें भी वृद्धि हो रही है, वो भी बढ़ रहा है। दोस्तों हमारे हमारे जो भी देश के अंदर सामान बन रहे हैं उसका मतलब ये हमारी जीडीपी यानी कि हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारे उत्पादन जो है अब यहाँ पर ज़्यादा होंगे। अगर दोस्तों पॉइंट नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, अगर दोस्तों हमारे जीडीपी अगर घट रही है, इसका मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों हमारी जीडीपी घट रही है तो इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर सामानों में उत्पादन कम हो रहा है, सामानों का उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए हमारी जीडीपी घट रही है। अब दोस्तों इसको जीडीपी के बढ़ने से और जीडीपी घटने से भी दो घटनाएं होती हैं। इससे भी दोस्तों आपकी दो घटनाएं होती हैं। आपको दोस्तों एग्जाम्पल दे के मैं समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों मान के चलो, अम, जैसे
एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको समझना है कि मान के चलो जैसे कि मेरी कोई मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल की कोई कंपनी है, मोबाइल की छोड़ो दोस्तों, आप इसके चेयर की मान लो, यानी कि चेयर की हमारी कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी चेयर की है, चेयर बनाने वाली है। तो दोस्तों मान के चलो हम 2 महीने में 10 चेयर बनाते हैं, मान के चलो दोस्तों, यानी कि हम मान के चलो 2 महीने में 20 चेयर बनाते हैं, 2 महीने के अंदर हम 20 चेयर बनाते हैं, और ये बीस बीस चेयर हम बनाते हैं, और ये 20 चेयर हमारे पाँच लोग बना लेते हैं। ये 5 लोगों की इसमें ज़रूरत पड़ती है बस। हमें 2 महीने में दोस्तों हम 20 चेयरों को बना लेते हैं, और इसमें हमें 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब वो हमारी दोस्तों चेयर लोगों को पसंद आई, तो चेयरों की डिमांड बढ़ने लगी यहाँ। अब दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो लोग यहाँ पर अब ज़्यादा, जब डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे लगेंगे तो फिर दोस्तों मुझे फिर अपने प्रोडक्ट में, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो चेयर बना रहे हैं, अब इसमें भी दोस्तों, इसके उत्पादन में भी हमको वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हमको 100 100 चेयर बनानी है। अब हमको दोस्तों 100 चेयर बनानी है, और 100 चेयर भी दोस्तों उतने ही टाइम में बनानी है। तो अब दोस्तों ये 5 लोग इतना तो काम कर नहीं सकते, 100 चेयर तो बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमको वर्कर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर आपके मान के चलो 15 लोगों को अब लगाना पड़ेगा। मान के चलो दोस्तों 20 लोगों को बता लगा देते हैं। आप आप दोस्तों 20 लोगों को लगा लेते हैं। अब हमको दोस्तों यहाँ पर 20 लोगों को लगाना पड़ेगा, तब हमारा जो ये सही से उत्पादन दोस्तों हो पाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर, आपको दोस्तों यहाँ पर ये समझना है कि अगर हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, अगर दोस्तों हमारे उत्पादन बढ़ता है, तो फिर हमारे यहाँ पर लोग भी बढ़ेंगे। अगर हमारा दोस्तों उत्पादन बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ लोग भी बढ़ेंगे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों रोजगार में भी वृद्धि होगी, यानी रोजगार में दोस्तों वृद्धि होगी। यहाँ पर ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपके रोजगार में भी वृद्धि होगी, और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर काम भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह समझना है पॉइंट, अगर हमारे भारत में या हमारे देश के अंदर अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर उत्पादन में जब वृद्धि होती है, तो यहाँ पर दोस्तों रोजगार में भी वृद्धि होती है। अगर दोस्तों हमारी जीडीपी में गिरावट आ रही है, कमी आ रही है, यानी उत्पादन में कमी आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर रोजगार में भी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों आपके लोगों में भी कमी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, कोई चेयर खरीद ही नहीं रहा है, तो दोस्तों फिर हमको लोग जब लोगों को दोस्तों फिर हमको लोग कम करने पड़ेंगे, यानी अब हम यहाँ पर 2 ही लोग रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे वर्कर्स में भी कमी आई। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर जो रोजगार है उसमें भी आपकी कमी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर कम लोगों को फिर काम मिल पाता है। तो यही दोस्तों रोजगार में कमी हो पाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं जीडीपी की। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी के दोस्तों 2 टर्म और हैं, 2 प्रकार और हैं। जीडीपी अब दोस्तों आपको समझ में आई होगी, जीडीपी कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। अब इसके 2 टर्म और हैं दोस्तों, 2 प्रकार हैं। और इसमें दोस्तों पहला जो प्रकार है, एक तो दोस्तों आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है, और एक आपकी दोस्तों रियल जीडीपी होती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताने से पहले नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी बता देता हूँ। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी थोड़ा अभी जान लो, आगे मैं वैसे ही बताने वाला हूँ। दोस्तों जो नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो वर्तमान रेट पर कैलकुलेट करते हैं। वर्तमान में जो कीमतें चल रही हैं वस्तुओं पर, उस पर हम दोस्तों नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और जो रियल जीडीपी होती है दोस्तों, ये पुराने रेट पर कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको दोनों समझने हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, इसको हम नाम मात्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, नाम मात्र की जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसके 2 नाम हैं नॉमिनल जीडीपी के। एक दोस्तों नाम मात्र की जीडीपी, और एक आपकी सांकेतिक जीडीपी। ये दो इसके दोस्तों नाम है, एक नाम मात्र की जीडीपी, एक सांकेतिक जीडीपी। और एक है दोस्तों आपकी वास्तविक जीडीपी, जिसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। और इसके दोस्तों 2 नाम और हैं, यानी इसको हम रियल जीडीपी को हम सच्ची जीडीपी कहते हैं, और इसको हम दोस्तों झूठी जीडीपी कहते हैं। इसको हम दोस्तों झूठी जीडीपी भी कहते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल से आपको समझना है।
मान के चलो दोस्तों, एग्जाम्पल में दोस्तों कोई भी आप ईयर कोई भी रख सकते हो। मैंने 2020 और 23 को लिया है। मान के चलो दोस्तों हमारी ये 2020 की साल चल रही है, और 2020 में दोस्तों हमने मात्र 10 पेनों का ही उत्पादन किया। 2020 में दोस्तों हमने 10 पेनों का उत्पादन किया। एक पेन की 10 रुपए कीमत थी। इस प्रकार हमारी दोस्तों जो जो दोस्तों हमारे 10 गुना कीमत बढ़ गई। यानी दोस्तों हमारे उत्पादन में आप कह सकते हो, आपने दोस्तों जैसे हमारी 10 पेनों का उत्पादन हुआ था, और एक पेन के उत्पादन की कीमत 10 रुपए थी। तो यहाँ पर दोस्तों 10 गुना पेन के उत्पादन की जो कीमत होगी, 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत आपकी 100 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी 100 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, जीडीपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों जीडीपी समझ में आया होगा। जीडीपी हमारी 100 रुपये हो जाएगी। अब दोस्तों ये 100 रुपये जो जीडीपी है हमारी, ये हमारी रियल जीडीपी है। ये दोस्तों 100 रुपये जो 100 रुपये ये है हमारी, ये रियल जीडीपी है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम। ये हमारी 2023 साल है। अब ये हमारी 2023 साल है दोस्तों। यहाँ पर भी हम 10 पेनों का उत्पादन कर रहे हैं, और 10 पेन का दोस्तों ये हमारे देश के अंदर 10 पेनों का उत्पादन हुआ। और 10 पेन का उत्पादन होने के बाद दोस्तों ये एक पेन के उत्पादन की जो कीमत थी वो आपकी 15 रुपये थी। एक पेन के उत्पादन की कीमत 15 रुपये थी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अ, दस 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत आपकी कितनी हो जाएगी, 150 रुपये। तो 150 रुपये ये दोस्तों हमारी जीडीपी आ जाएगी। 150 रुपये जो हो गई दोस्तों वो हमारी जीडीपी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट ये देखना है अब, कि ये जो दोस्तों 150 रुपये यहाँ पर जीडीपी आई, और यहाँ पर 100 रुपये जीडीपी आई, यानी कि इन दोनों में ये हमारी दोस्तों ये 100 रुपये जो आई है, ये 100, यानी कि ये जो दोस्तों 50 रुपये जो यहाँ पर बढ़े हैं, 50 रुपये ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है हमको। यहाँ पर आपके दोनों में जो अंतर है वो 50 रुपये का है। तो दोस्तों 50 रुपये का जो अंतर है, ये अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2023 में 2020 के कंपैरिजन में 2023 में दोस्तों यहाँ पर महंगाई बढ़ने से यहाँ पर कीमत में जो वृद्धि हो गई वो 15 हो गई। यानी कि 5 रुपये की वृद्धि ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो दोस्तों पेन की जो कीमत हो गई वो आपकी 15 रुपये हो गई। इसलिए हमारी जो जीडीपी आ जाएगी यहाँ पर 150 रुपये आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो कीमत थी 2020 में वो आपकी 10 रुपये पर पेन थी, और यहाँ पर दोस्तों जो कीमत है वो आपकी 15 रुपये है। तो दोस्तों जो हमारे, अब दोस्तों आपको एक पॉइंट देखना है, जो लेकिन हमारे जो उत्पादन जो दोस्तों जीडीपी तो हमारी ये बताती है कि उत्पादन कितना बढ़ा। दोस्तों हमारी जीडीपी तो आपको मैंने ये बताया कि हमारी जीडीपी जो बताती है वो आपको उत्पादन बताती है। मैंने आपको बताया था 10 पेन का उत्पादन हुआ, फिर फिर कितने फिर कितनी कितना उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर 20 का उत्पादन, यानी कि 20 पेन अगले साल बनाए जा रहे थे। तो इस तरीके से जीडीपी जो बता रही थी वो आपको उत्पादन को बता रही थी। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर उत्पादन तो सेम है, 10 पेन 2020 में बनाए जा रहे थे, 10 पेन आपके 2023 में बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो जीडीपी है दोस्तों, जीडीपी में आपकी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। ये यहाँ पर 100 रुपये जीडीपी है, और यहाँ पर 150 रुपये जीडीपी है। अब ये दोस्तों हमारे उत्पादन जो हैं ये तो बराबर हैं, और जो दोस्तों हमारी जीडीपी जो बढ़ी है, ये दोस्तों जीडीपी क्यों बढ़ी है, कि जीडीपी जो 50 रुपये में जो दोस्तों बढ़ गई है, ये जीडीपी क्यों बढ़ी है। इसका जो दोस्तों आंसर आएगा आपका, जीडीपी में आखिर ये वृद्धि क्यों हुई है। जीडीपी में जो वृद्धि हुई है दोस्तों, वो आपकी महंगाई के कारण ये दोस्तों बढ़ी है। क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों 10 रुपये का पेन एक मिलता था, अब आपका 15 रुपये का पेन मिल रहा है। तो ये दोस्तों महंगाई बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर हमको जीडीपी देखने को मिली है। अब दोस्तों लेकिन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, अ, दो 2023 हम दो 2000 जो 23 है, ये हमें क्या बताता है। अगर हम दोस्तों 2023 में जो जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारी जो 2023 की जो जीडीपी है, अगर हम 2023 में जीडीपी को अगर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें दोस्तों 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपये जीडीपी आती है। तो ये जो 150 रुपये जो जीडीपी आ रही है दोस्तों, ये झूठी जीडीपी है। यानी कि ये दोस्तों आपकी नॉमिनल जीडीपी है, यानी कि ये झूठी जीडीपी है। ये दोस्तों झूठी इसलिए जीडीपी है क्योंकि ये वर्तमान रेट पर इसको इसको कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों जो हमारा उत्पादन जो यानी आप कह सकते हो, ये आपका
झूठी जीडीपी इसलिए है क्योंकि जो उत्पादन उत्पादन जो था हमारा, उत्पादन तो उतना ही है, उतना ही दिखा रहा है। ये उत्पादन 10 रुपये था यहाँ पर भी 10 रुपये है। लेकिन यहाँ पर जो पैसे बढ़े गए हैं, यहाँ पर पैसे जो बढ़े हैं, ये पैसे यहाँ पर 100 रुपये थे, यहाँ पर आपके दोस्तों 150 रुपये हो गए। तो हम ये दोस्तों, हम ये जो रुपए होते हैं इनको हम नहीं मानेंगे, ये जो पैसे हैं दोस्तों इनको नहीं मानेंगे। हम जो मानेंगे वो उत्पादन को ही मानेंगे। तो दोस्तों जो हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन को ही मानते हैं। उत्पादन उत्पादन जो पहले था उतना ही दोस्तों आज भी अपना उत्पादन उतना ही है। तो उत्पादन हमारा पहले जितना था उतना ही अभी उत्पादन है। तो दोस्तों जो हमारी झूठी झूठी जो जीडीपी है वह होती है महंगाई के कारण। यहाँ पर महंगाई देखने को मिली इसलिए दोस्तों ये आपकी जीडीपी बढ़ गई। तो झूठी जीडीपी जो होती है इसमें दोस्तों महंगाई के कारण ही आपकी बढ़ जाती है। और सच्ची जो जीडीपी है दोस्तों, अगर हम दोस्तों आपकी अगर सच्ची जीडीपी जो होती है उसको हम पुराने रेट पर ही कैलकुलेट करते हैं। जो सच्ची जीडीपी होती है दोस्तों उसको हम पुराने रेट पर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम दोस्तों हम अगर 2023 की जो जीडीपी है अगर हम इसको पुराने यानी कि 2020 में जो रेट थे उस पर अगर कैलकुलेट करते हैं, ये अब दोस्तों हम 2023 को पुराने रेट पर कैलकुलेट करेंगे। तो 10 पेन को दोस्तों 10 पेनों का उत्पादन किया जा रहा है। एक पेन के उत्पादन की कीमत 10 रुपये है। तो यहाँ पर 10 यानी कि 10 गुना पेन के उत्पादन की कीमत दोस्तों जो होगी वो 100 रुपये हो जाएगी। 100 रुपये जो होगी वो हमारी 100 रुपये जीडीपी हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमने अगर रियल जीडीपी जो है हमारी जो पुराने रेट के अनुसार ही कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पर जो महंगाई है दोस्तों, यहाँ पर महंगाई को नहीं जोड़ा गया है। तो ये हमारी दोस्तों है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम दोस्तों महंगाई को नहीं जोड़ते हैं। और हम दोस्तों जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है इसमें हम महंगाई को जोड़ लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी रियल जीडीपी हो गई, ये हमारी नॉमिनल जीडीपी हो गई। अब दोस्तों आपको पॉइंट एक याद ये रखना है, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। जो हमारी रियल जीडीपी है वो तो आपकी पुराने रियल जीडीपी है दोस्तों, उसमें पुराने रेट पर कैलकुलेट की जाती है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हमें दोस्तों महंगाई भी इसमें जोड़ दी जाती है। महंगाई दोस्तों इसमें जोड़ दें तो आपकी नॉमिनल जीडीपी, अगर महंगाई को हटा दें तो आपकी रियल जीडीपी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी के बारे में कुछ पॉइंट लिखें। जब जब जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है तो उसको हम दोस्तों नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसमें आपकी महंगाई भी शामिल होती है। वही दोस्तों 50 रुपये जो महंगाई थी वो आपकी इसमें शामिल थी। रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी आपकी जब जब जीडीपी गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है, स्थिर मूल्य पर की जाती है उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है। और रियल जीडीपी को निकालने के लिए हम दोस्तों अपने देश में रियल जीडीपी को जो निकालने के लिए जो दोस्तों आधार वर्ष मानते हैं वो आपकी 2011 से 12 मानते हैं। तो जो हमारे देश में दोस्तों अपने देश में यानी भारत में जो रियल जीडीपी निकालने के लिए एक आधार वर्ष रखा गया है, इस पर ही हम आधार वर्ष पर दोस्तों यहाँ पर आपकी रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं जो कि आपकी 2011 और 12 है। यानी कि दोस्तों अभी अगर हम वर्तमान में जो रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है अभी 2023 से 24 में जो दोस्तों रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी वो आपकी 2011 और 12 के रेट पर ही कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों जीडीपी कंप्लीट समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा जीडीपी कंप्लीट हुआ। अब जीडीपी के बाद दोस्तों नेक्स्ट टर्म था हमारा एनडीपी। अब एनडीपी के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ते हैं। एनडीपी की दोस्तों ये दूसरा सेकंड टर्म है दोस्तों। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी की फुल फॉर्म दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। अब दोस्तों अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, इसको हिंदी में हम शुद्ध 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 घरेलू उत्पाद कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, या हम नेट को निवल भी कहते हैं दोस्तों, या शुद्ध भी कह सकते हो। नेट को निवल कहो या शुद्ध कहो दोस्तों, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया था उत्पादन का मतलब क्या होता है। उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, जो दोस्तों आपका अंतिम रूप से जो बाजार में जो वस्तु बिक रही होती है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी फाइनल वस्तु कहते हैं दोस्तों, अंतिम वस्तु कहते हैं। और उत्पादन सिर्फ दो ही चीज़ का होता है आपका, एक गुड्स का होता है यानी वस्तुओं का होता है, और एक आपका उत्पादन दोस्तों सर्विस का होता है। यानी कि आपका दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ, ये भी एक दोस्तों आपका सर्विस का ही उत्पादन है।
जो है दोस्तों पढ़ाना, टीचिंग कराना, यह भी आपका एक तरीके का उत्पादन है। और चीज़ों का दोस्तों हम उत्पाद करते हैं, वो भी वस्तुओं का उत्पादन भी एक दोस्तों एक तरीके का उत्पादन होता है। तो हम दोस्तों सिर्फ दो ही चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, एक गुड्स का, एक सर्विस का। नेक्स्ट दोस्तों आपका पॉइंट है आपका घरेलू, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो जो भी देश के अंदर यानी कि देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको हम घरेलू उत्पादन कहते हैं। और दोस्तों नेवल या शुद्ध क्या होता है? शुद्ध का मतलब आपको सिर्फ दो मतलब में समझना है दोस्तों। सिर्फ दो टर्म में ही आपको समझना है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक लड़की है और एक ये दोस्तों एक लेडीज ही है। एक लेडीज ये है दोस्तों, एक लेडीज ये है। एक दोस्तों लेडीज ये है और एक लेडीज आपकी है। आपको ये वाले मैप नहीं बनाना, ये वाला। जैसे एक लेडीज ये है दोस्तों आपकी, और एक ये वाली है। अब दोस्तों जो ये वाली लेडीज है आपकी, ये अभी मान के चलो ये आपकी ब्यूटी पार्लर में गई है, ये दोस्तों अभी मेकअप लगाई हुई है। तो ये दोस्तों जो मेकअप लगाया हुआ है अभी इस पर, तो ये अभी शुद्ध नहीं है। अभी ये दोस्तों अभी शुद्ध नहीं है। आपको दोस्तों नेवल यानी शुद्ध समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल में ये शुद्ध नहीं है। जब ये दोस्तों मेकअप अपना हटा देगी, तो ये दोस्तों अब अपना जो रियल फेस में आ जाएगी, तो ये अब आपकी ये शुद्ध हो गई। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब दोस्तों हमारी कोई चीज़ शुद्ध कब होगी, हमारी कोई भी चीज़ है दोस्तों वो शुद्ध कब होगी, जब हम उसमें से फालतू की चीज़ें हटा देते हैं। जब उसमें से दोस्तों हम फालतू की चीज़ें हटा दें, जब दोस्तों हम उसमें से फालतू चीज़ों को हटा देते हैं, तो वो फालतू चीज़ों को जब हटा देते हैं तो वो आपकी शुद्ध फिर हमें प्राप्त होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों शुद्ध का जो मतलब होता है वो आपका मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन होता है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों, इकोनॉमी में आपका शुद्ध का जो मतलब होता है वो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास होता है। आपका इसका मतलब होता है दोस्तों, मूल्यह्रास का मतलब आप कह सकते हो जो मूल्य में जो कमी हुई होती है। मूल्य में दोस्तों, मूल्य में जो कमी होती है उसको दोस्तों हम मूल्यह्रास यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो घिसावट भी कहते हैं। जो मूल्य में कमी हो रही होती है उसको हम दोस्तों घिसावट या आपका मूल्यह्रास भी कहते हैं। अब दोस्तों, अब ये मूल्यह्रास कैसे, घिसावट कैसे होती है, जैसे मान के चलिए दोस्तों मेरे पास मोबाइल है 20,000 का। मेरे पास मोबाइल मान के चलो 20,000 का दोस्तों मोबाइल है। अब इसको दोस्तों ये अभी मैंने लिया है 20,000 का। 20,000 का दोस्तों मोबाइल लिया है। अब मैं इसको 2 महीने बाद यानी कि इसको 5 मान के चलो दोस्तों 6 महीने या 7 महीने बाद मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। तो अब ये दोस्तों मेरा जो ये 20,000 का मोबाइल अब 7-8 महीने बाद में ये जब बेचूंगा तो क्या मेरा 20,000 का मोबाइल तो 20,000 में बिचेगा नहीं, इतने में तो बेच नहीं पाऊंगा मैं इसको। अब आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि 20,000 का मैंने खरीदा था, अब मैं 7-8 महीने बाद इसको बेचना चाह रहा हूँ तो इतने का तो बिकेगा नहीं। अब मान के चलो दोस्तों ये मेरा 10,000 रुपये का बिका। अब दोस्तों ये मेरे 10,000 का रुपये का बिका है। अब दोस्तों इसके मूल्य में जो गिरावट आई, जो घिसावट आई यानी कि जो कमी आई, वो दोस्तों आपका मूल्यह्रास कहलाता है। यानी 10,000 रुपये की जो कमी आई है वही आपका दोस्तों मूल्यह्रास रहता है। अब मूल्यह्रास दोस्तों क्यों हुआ ये, क्योंकि मैंने 7 से 8 महीने तक इस मोबाइल को इस्तेमाल किया, इसका प्रयोग किया, इसलिए इसके मूल्य में यहाँ पर कमी आई है। इसी को दोस्तों हम घिसावट यानी कि घिसावट हुई है, यानी कि इसी को हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स में आप कह सकते हो इसको मूल्यह्रास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दोबारा से दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, मेरे पास 20,000 का मोबाइल है। इसको मैंने 7-8 महीने के बाद इसको चलाया, और फिर चलाने के बाद दोस्तों फिर मैंने सोचा कि इसको अब मैं बेच देता हूँ। फिर मैंने इसको बेचने को दोस्तों फिर मैंने आपको 10,000 का ये बेच दिया। अब 10,000 में दोस्तों मैंने इसको बेच दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब मैं सोचूंगा मेरा अब ये जो मेरे 10,000 रुपये में जो मैंने इसको ये 7-8 महीने प्रयोग किया है, अब ये प्रयोग करने के बाद दोस्तों ये 10,000 इसकी कीमत घट गई, यानी कि इसके मूल्य में गिरावट आ गई।
तो इसी को दोस्तों हम इकोनॉमिक्स भाषा में मूल्यह्रास कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में जो गिरावट आती है उसको ही हम, यानी इस किसी मूल्य में दोस्तों कमी आती है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्यों ये मूल्य में कमी आई दोस्तों। यानी दोस्तों जो गिरावट आ गई है, यानी कि किसी वस्तु में जो गिरावट आई है या किसी भी वस्तु के मूल्य में जो कमी आई है, वो क्यों आई थी? क्योंकि दोस्तों उसका प्रयोग किया गया, उसको चलाया गया, इसलिए उसके मूल्य में गिरावट आई थी। और ये दोस्तों हमको मूल्यह्रास सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? ये दोस्तों सबसे ज़्यादा हमको पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका आपका मूल्यह्रास देखने को मिलता है। और पूंजीगत वस्तुओं के अंदर दोस्तों आपकी मशीनरी आती है। मशीनरी दोस्तों आपके इसके अंदर पूंजीगत वस्तुओं के अंदर आएंगे। जैसे आपका दोस्तों ट्रैक्टर हो गया, आपका दोस्तों मोटरसाइकिल हो गई, और आपके दोस्तों आप कह सकते हो कोई भी फोर व्हीलर यानी कि गाड़ी हो गई, और आपका दोस्तों मोबाइल, ये सभी की सभी जो दोस्तों मशीनरी जो वस्तुएं होती हैं, वो आपकी दोस्तों इसी के अंदर आती है मूल्यह्रास के अंदर। क्योंकि इनको दोस्तों एक साल अगर कुछ महीने अगर इसको प्रयोग कर लिया जाता है तो इनके मूल्यों में कमी आ जाती है। इन्हीं इसी को हम दोस्तों मूल्यह्रास यानी कि आपका डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों डेफिनेशन में अगर मैं बात करता हूँ कि जो भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो आपकी मशीनरी होती हैं, और इनकी कीमत में दोस्तों हमेशा इनकी कीमत जो होती है वो हमेशा कम होती है। और अगर हम उस कीमत को दोस्तों अगर जीडीपी में से घटा देते हैं तो हमारे पास एनडीपी निकल के आ जाता है। हमारे पास दोस्तों क्या निकल के आ जाता है? एनडीपी निकल के आ जाता है। इसी को हम दोस्तों नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो वही दोस्तों आपका ये लिखा है फॉर्मूला। एनडीपी क्या होता है कि जब हम दोस्तों पूंजीगत वस्तुएं, जो भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनकी जो भी उनके दोस्तों कीमत में जो कमी आती है उसको हम जीडीपी में से घटा देते हैं। उनके मूल्य में जो मूल्यह्रास होता है दोस्तों, उसको जब हम जीडीपी में से घटाते हैं उसको हम एनडीपी कहते हैं। तो यही शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर दोस्तों आपका सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम मूल्यह्रास को निकाल देते हैं तो वो आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद रह जाता है। मैंने आपको बताया था, जब हम दोस्तों किसी भी फालतू चीज को हटा देते हैं, और फालतू चीज को हटाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वही आपका शुद्ध होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनडीपी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा थर्ड नंबर का जीएनपी। पहले नंबर का दोस्तों जीडीपी हो गया, और हमारा एनडीपी हो गया। दोस्तों जी के यहाँ पर स्थान पर हमें एन आ गया था। अब दोस्तों हम जीएनपी के बारे में जानते हैं, जीएनपी क्या होता है। और जीएनपी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जीएनपी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है। अब दोस्तों इसको हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यह उत्पाद जो होता है वो आपका अंतिम वस्तुओं उत्पाद जो होता है वो दोस्तों आपका अंतिम वस्तुएं होती है। यानी कि अंतिम उत्पाद जो होता है बाजार में जो बिक रही चीजें होती हैं उसका उत्पादन उसका उत्पादन होता है दोस्तों। जो बाजार में जो बिकती हैं उसको ही हम फाइनल प्रोडक्शन अंतिम वस्तुएं कहते हैं। और उत्पादन दोस्तों किन चीज़ों का होता है? आपका वस्तुएं और सेवाओं का। यानी कि दोस्तों अंतिम उत्पाद जो बाजार में अंतिम उत्पाद ये होता है दोस्तों, अंतिम उत्पाद क्या होता है आपका? जो बाजार में जो बिक रही चीज़ें होती हैं, उत्पादन जो दोस्तों आपका होता है वो बाजार में जो चीज़ें बिक रही होती हैं वो आपकी अंतिम वस्तुएं होती हैं। और उत्पादन हम किसका करते हैं, किस चीज़ का करते हैं उत्पादन? तो आपकी वस्तुएं हो गई और आपका सेवा हो गया। इस तरीके से आपका उत्पादन होता है दोस्तों। राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया? और राष्ट्र का मतलब मैंने दोस्तों आपको बताया था। राष्ट्र का मतलब सबसे पहले भी दोस्तों डेफिनेशन बताया था मैंने आपको कि केवल देश के नागरिक जो उत्पादन करते हैं, केवल देश के नागरिक जो उत्पादन करते हैं, चाहे आपके दोस्तों इंडिया में उत्पादन करें चाहे आपके विदेश में उत्पादन करें, केवल देश के नागरिक, केवल देश के मतलब भारत के ही नागरिक, चाहे आपके अंदर उत्पादन करें देश के चाहे आपके बाहर उत्पादन करें, तो उसको हम दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, राष्ट्र के नाम से जानेंगे। यानी दोस्तों विदेश से आप कह सकते हो जो विदेश से पैसा आता है भारत में उसको जोड़ा जाता है। ये दोस्तों आपका विदेश से भारत में पैसा आया उसको जोड़ा जाता है। और यहाँ पर भी जो दोस्तों विदेशी जो कंपनियां होती हैं ये यहाँ से भारत से पैसों को बाहर कर देती हैं, इसको हम घटा देते हैं। और दोस्तों अगर मान के चलो
शुद्ध विदेशी आय क्या हो जाएगी? शुद्ध विदेशी आय मान के चलो भारत में हमारा 200 रुपये आ गए, और यहाँ से दोस्तों, और यहाँ पर विदेश से हमें भारत में 200 रुपये आए, और भारत से मान के चलो विदेश में 150 रुपये चले गए। अब दोस्तों देश 150 रुपये को इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो रुपये बच के आएगा 50 रुपये आएगा, ये हमारी विदेशी शुद्ध आय हो जाएगी, और इसको हम दोस्तों हमारी जीडीपी में जोड़ेंगे। तो वही है दोस्तों, राष्ट्रीय क्या होता है, शुद्ध विदेशी आय होती है। शुद्ध विदेशी आय आपको समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों जो भारत के अंदर जो आपकी एक एलजी कंपनी है, एलजी जो कंपनी है वो अपना सामान अपना, जैसे ये एक एलजी कंपनी है, ये दोस्तों भारत में अपना सारा सामान बना रही है और अपना यहाँ बेच रही है, ठीक है। और एक है हमारे पास जियो कंपनी, एक जियो कंपनी है, यह भी दोस्तों भारत के अंदर अपना सभी सामान बना रही है और सभी सामान को बेच रही है। अब ये दोस्तों अपना, ये जो दोनों कंपनियों के द्वारा बनाया गया जो सामान है देश के अंदर, इन दोनों कंपनियों के द्वारा बनाया गया देश की सीमा के अंदर, इन दोनों कंपनियों के द्वारा जो सामान बनाया गया है देश की सीमा के अंदर, तो इसको हम दोस्तों जीडीपी में जोड़ेंगे। ये जो सामान है दोस्तों, ये आपका जीडीपी में जुड़ेगा। और लेकिन दोस्तों जो जो सामान हमारे, अब जैसे ये दोस्तों एलजी जो कंपनी है, ये हमारा जो सामान है, ये अपना जो सामान है, ये आपकी साउथ कोरिया की कंपनी है। ये कंपनी यहाँ से पैसे जो कमाएगी वो अपने देश में ले जाएगी, अपने देश में दोस्तों कमा के बाहर ले जाएगी। और तो इसके पैसों को हम यहाँ से घटा देंगे, और जो हमारी जो बाहर की जो कंपनियां हैं दोस्तों, उनको हम उनको यहाँ पर आके ये भी दोस्तों अपने जो पैसे को लाएंगे, इनको हम जोड़ देते हैं। तो यही दोस्तों हमारी जीएनपी कहलाता है। अगर हम दोस्तों इसमें नेट यानी शकल के बारे में बात करते हैं, तो शकल क्या होता है, टीएम भी कहते हैं। इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कुल मौद्रिक मूल्य, यानी कि पैसे में जो कीमत हुई होती है उसको हम अ, कुल मौद्रिक मूल्य कहते हैं। अब दोस्तों ये आपके नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, ये पॉइंट आपको दोस्तों सभी समझ में आए होंगे कि जब जीएनपी को निकालते हैं तो जीएनपी में दोस्तों क्या करते हैं, जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होता है दोस्तों देश के अंदर, यही पॉइंट होते हैं दोस्तों। हमारे जीडीपी क्या होता है देश के अंदर, आपकी एलजी कंपनी भी सामान बना रही है और उसको बेच रही भी है। और अगर हम दोस्तों, हमारी जियो भी कंपनी है, ये भी सामान बना रही है, अपना बेच रही है। जब इनको हम दोस्तों, जब ये आपकी जो सामान देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जब ये बनाते हैं, तो इनको हम जीडीपी में जोड़ लेते हैं, जीडीपी में जोड़ लेते हैं। तो इनमें तो ये आपके जुड़ गए। लेकिन दोस्तों जो कंपनियां आपके, जो भारत के लोग बाहर हैं, आपकी जो दोस्तों कुछ भारतीय लोग बाहर काम कर रहे हैं अपने, और ये भी दोस्तों अपना यहाँ पे रुपए भेजते होंगे। तो ये जो विदेश से जो आय हम प्राप्त कर रहे हैं, इस विदेश आय को हम जोड़ लेते हैं। तो जीडीपी में दोस्तों विदेश से प्राप्त आय को हम जोड़ते हैं, और यहाँ पर जो दोस्तों एलजी जो कंपनी है, ये भी रुपए कमा रही है, इसको दोस्तों ये अपने देश में भेजती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों जियो की कुछ कंपनियां बाहर काम कर रही हैं, टाटा की कंपनियां बाहर काम कर रही हैं, ये जो रुपए कमाएंगी यहाँ पर तो अंदर लाएंगी देश के, और यहाँ पर दोस्तों जब अंदर देश में लाएंगे तो इनको जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर कुछ विदेशी कंपनियां हैं, ये यहाँ पर रुपए कमा रही हैं, ये अपने देश में ले जाएंगी। तो ये अपने देश में ले जाएंगी तो इनको घटा देते हैं। तो वही है दोस्तों, जीडीपी में जो हमारी विदेश से प्राप्त आय है, इसको हम जोड़ते हैं। और एम क्या है दोस्तों, ये विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय, इसको हम घटा देते हैं। जीडीपी में जब हम विदेश से आय को हम जोड़ दें, और विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय को हम घटा देते हैं, तो हमारा दोस्तों जीएनपी निकल कर आता है। इसी को हम कहते हैं आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। जब मान के चलो ये हमारा भारत है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया भी है। मान के चलो दोस्तों, हमें विदेश से हमको 200 रुपये की अर्निंग प्राप्त हो रही है, और विदेश से हमको यहाँ भारत में 200 रुपये आ रहे हैं, और यहाँ से अगर हम दोस्तों, यहाँ से हमको 150 रुपये चले जाएं, अगर हमारे भारत से यहाँ पर बाहर की ओर, देश से बाहर 150 रुपये चले जाएं, फिर भी हमको दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये जो प्राप्त हो रहे हैं, वो शुद्ध रूप से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। इनको दोस्तों हमने जो विदेश जो गए हैं उनको भी घटाने के बाद, 200 में से उनको भी घटाने के बाद जो हमें शुद्ध रूप से जो प्राप्त हुआ है 50 रुपया, इसको हम दोस्तों
इस आय को हम शुद्ध विदेशी आय कहते हैं। इस आय को हम दोस्तों शुद्ध विदेशी आय कहते हैं। तो जीएनपी बराबर आपका एक ये भी होता है जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम या विदेशी आय, क्योंकि इसमें से दोस्तों आपकी शुद्ध विदेशी आय ये वो है जो कि जिसमें से विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को भी घटा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों आपके पास में ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर अगर दोस्तों 200 रुपये चले जाएं और विदेश से हमारे पास सिर्फ 150 ही आए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे शुद्ध विदेशी आय जो होती है यानी कि यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। यानी दोस्तों जीडीपी में अगर दोस्तों, तो फिर जीडीपी में जो हमारे होंगे दोस्तों, जो जीडीपी है, तो जीडीपी में से फिर इन 50 रुपयों को घटाया जाएगा। जब अगर दोस्तों हमारे भारत में अगर कम रुपया आ रहा है और जा ज़्यादा रहा है, तो हमें दोस्तों 50 रुपये का जब भुगतान ज़्यादा 50 रुपये ये हम माइनस में पहुँचेंगे, इनको हम घटाएंगे। अगर दोस्तों हमारे पास आ ज़्यादा रहा है जा कम रहा है, तो फिर हमारे पास यानी 50 रुपये का शुद्ध इनकम हुआ विदेशी आय, तो हम इसको जीडीपी में जोड़ देते हैं। ये भी पॉइंट एक है दोस्तों। तो ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। और अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।